अस्सलाम वालेकुम। जेबीए न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि खित्ते में अमन का नया भाव। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका मुआहदा तय पा गया, दस्तखत आज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान को कोई मुआवजा नहीं देंगे। ईरान अब जोहरी हथियार नहीं चाहता। ईरान ना जोहरी हथियार खरीदेगा ना तैयार करेगा। सदर ट्रंप ने कहा मुनासिब वक्त पर ईरान के जोहरी मवाद को निकाल कर ज़ाया किया जाएगा। जोहरी मवाद ईरान या अमेरिका में तबाह किया जाएगा। उम्मीद है ये अमल जल्द आसानी और खुश असलूबी से मुकम्मल किया जाएगा। अगर मुज़ाकराती अमल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है। सदर ट्रंप ने बराक ओबामा पर तनकीद करते हुए कहा ओबामा दौर में ईरान से डील ईरान के लिए एटमी हथियार हासिल करने का आसान रास्ता था, लेकिन अब ईरान के साथ मुआहदा जोहरी हथियार के रास्ते में दीवार है। ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ तवील मुद्दती ताउन के ख्वाहां हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम आइंदा 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद या जनेवा नहीं जा रही। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर इतवार के रोज़ दस्तखत नहीं होंगे। ताहम उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया कि अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो सकता है। बकाई ने कहा कि मुआहदा इस्लामाबाद पर काम जारी है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। इस मरहले में जोहरी मसले पर कोई बातचीत नहीं होगी। हमें मुफाहमत नामे पर दस्तखत के हतमी वक्त का इंतजार करना होगा। अगरचे ये कल नहीं होगा, ताहम आने वाले दिनों में इसके होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन फरीक मुखालिफ के गैर मुस्तहकम रवैये के बायस हमें इस अमल से मुतल्लिक किसी भी बयान के बारे में मुहतात रहना चाहिए। खित्ते में इस्तेहकाम की उम्मीद। इस्लामाबाद मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के इम्कान पहले से कहीं ज्यादा रोशन हैं। 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी कर रही हैं। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुतवक्किल हैं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल संजीदगी और अज़म का मुज़ाहरा करने पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा किया और खित्ते के बरादर ममालिक की हिमायत और ताउन को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि तारीखी अमन मुआहिदा खित्ते में देरपाम, इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद की मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। वज़ारत ख़ारजा के ऐलान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में पहुँचने का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारजा के ऐलान के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल होगी। इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है अमेरिका ईरान मुआहिदा खित्ते में मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सालसी के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल काविशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा 4 इलाक़ाई वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास इस माह के आखिर में मिस्र में होंगे। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें नतीजा खेज साबित होने लगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकराती अमल दोबारा मुतहरिक। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी। मुआहदे की बुनियादी शिकें क्या हैं? पाकिस्तान ने डेडलॉक कैसे तोड़ा? अगले 24 घंटे क्यों अहम, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम पाकिस्तान की मौसर सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकराती अमल दोबारा मुतहरिक। फ्रीकैन मुतादिद अहम अमूर पर इत्तफाक राय के करीब पहुँच गए हैं। ज़ेर-ए-गौर मुफाहमती दस्तावेज का बुनियादी मकसद खित्ते में कशीदगी का खात्मा, जंग बंदी को मुस्तहकम बनाना, बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात के लिए एक फ्रेमवर्क तश्कील देना है। जौहरी मामले पर दूसरे मरहले में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकराती अमल मुख्तलिफ मराहिल में पेश रफ्त के बावजूद कई निकात पर इख्तलाफात के बाइस तातुल का शिकार था। फ्रीकैन में एतमाद के फुकदान, बाज़ सिक्योरिटी मामलात, पाबंदियों से मुताल्लिक़ खदशात और मुआहिदे के निफाज के तरीक़ेकार पर इख्तलाफात अहम रुकावट समझे जा रहे थे। पाकिस्तान गैर जानिबदार सालिस के तौर पर दोनों ममालिक के मौक़िफ़ को करीब लाने में कामयाब रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात अब तकनीकी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। माहिरीन कानूनी और इंतज़ामी निकात को हतमी शक्ल दे रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों समेत मुख्तलिफ तरीक़ेकार पर भी गौर जारी है। आइंदा 24 घंटे इस अमल के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अगर बाकी मानदा तकनीकी अमूर तय पा जाते हैं तो फ्रीकैन जल्द मुफाहमती दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर सकती हैं। ताहम सरकारी सतह पर अभी तक हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया।
امریکہ نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں اور رابطوں کے تناسب میں ایران کے خلاف ایک بڑے ممکنہ فوجی اقدام کو مؤخر کرتے ہوئے امن معاہدے کی امید ظاہر کی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگر ایران مذاکرات اور سفارتی حل کی راہ اختیار نہیں کرتا تو اس کے خلاف وینزویلا طرز کی سخت پالیسیوں اور اقدامات پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز نعمان اشفاق مغل سے، جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ واشنگٹن میں موجود ہیں۔ جی، صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر حملہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ بات کی ہے۔ انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا، سعودی عربیہ کا ذکر کیا، متحدہ عرب امارات، قطر اور دوسرے ممالک کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ آخری سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے مذاکرات حتمی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جگہ کا تعین بعد میں کیا جائے گا، لیکن ایران کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے لیے سائننگ سرمنی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر وینزویلا جیسے حملے کی بھی جو ہے تنبیہ کی گئی، اور انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ ہم ایران پر وینزویلا جیسا حملہ کر سکتے ہیں، خاص کر خارق جو جزیرہ ہے ایران کا، جہاں سے ایران کی 90% آئل کی ترسیل ہوتی ہے، جس میں جو میجر جو آئل جاتا ہے وہ چائنا کو جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی دھمکی دی گئی، لیکن فی الحال ایک جو بڑا حملہ ہونے والا تھا ایران پر، اس کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ پاکستان اس حوالے سے بہترین کاوش کرتا رہا ہے۔ مختلف سفارتی ذرائع سے پاکستان نے ایران پر متعدد جو یقینی حملے تھے امریکہ کی جانب سے وہ روکے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ بھی ایران گئے۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے فیلڈ مارشل کا پیغام لے کر ایران گئے۔ اب تک جو ہے یہ کاوشیں جو ہیں یہ کسی بھی بڑے حملے کو روکنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایرانین سائٹ سے کیا رسپانس آتا ہے، اور کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے۔ جی، ادھر یونان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے تارکین وطن کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ یونانی پارلیمنٹ میں تارکین وطن کے خلاف سخت قوانین لاگو کرنے کا بل بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت یونان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے تارکین وطن کو فوری ڈیپورٹ کیا جائے گا، جبکہ اسائلم سیکرز کو یورپی یونین سے باہر قائم ڈیپورٹیشن سینٹر میں رکھا جائے گا۔ غیر قانونی طریقے سے یونان داخل ہونے والے تارکین وطن کو بھاری جرمانوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جو 1000 یورو سے لے کر 3000 یورو تک ہو سکتا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے والے تارکین وطن کو 2 سال تک کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انڈس ہسپتال کے زیر اہتمام ریڈ فورٹ میں فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ تفصیلات قاضی کامران کے اس رپورٹ میں۔ انڈس ہسپتال کے زیر اہتمام بریڈ فورڈ کے ایک مقامی ہال میں غریب اور نادار افراد کے علاج معالجے کے لیے ایک فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے انڈس ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر باری نے حاضرین کو مفت علاج، جدید طبی سہولیات، عطیات کی اہمیت اور سیلاب متاثرین کے لیے اسپتال کی جانب سے پیش کردہ خدمات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈس ہسپتال ہر اس شخص کے لیے رائے امید ہے جو علاج کی سہولت سے محروم ہے۔ آج کلیگس میں جو ہے یہ دوسرا ہے، لیکن جس جوش و خروش دیکھ رہا ہے لوگوں کی کرسیاں کم پڑ گئی ہیں ماشاءاللہ، تو دیکھتے ہیں اتنا رش ہے اور سب لوگ اپنا دل کھول کے حصہ دے رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر ایک پرائمری ہیلتھ کا جو ہے موبائل ہیلتھ یونٹ بنانے کے لیے کہا تھا، اور میرے خیال میں 4000 کا بچ گیا ہے 1 لاکھ پاؤنڈ کے اندر، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ہو جائے گا اور اس سے زیادہ ہو جائے گا، اور یہ سب لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے انڈس ہسپتال کی کوششوں کو خوب سراہا اور دل کھول کر عطیات پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ انڈس ہسپتال جیسے فلاحی ادارے کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے تاکہ کوئی بھی بیماری کے باعث اپنا علاج نہ کھوئے۔ بہت ہی اچھا لگا ایکسپرٹ پاکستانی سے مل کے، فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف اینڈ فرام ڈفرنٹ سٹیز، گجرات، کھاریاں، لاہور، فیصل آباد، UET کے انجینئرز ملے یہاں سارے، بہت اچھا لگا۔ بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور ساروں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس فنڈ ریز میں، سو بہت اچھا لگا پاکستانیوں سے مل کر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اینڈ ڈو سپورٹ انڈس ہاسپٹل اینڈ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک۔ یہاں پہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی طرف سے
बहुत खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज हुए फॉर द फंड रेजिंग एंड द चैरिटी इवेंट और आई फील प्राउड दैट आई एम द पार्ट ऑफ इट। सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यहाँ पे लगी ये जितना कलेक्टिवली लोगों ने पार्टिसिपेट किए फंड रेज करने में और इस नोबल कॉज के लिए अपना पार्टिसिपेशन इन करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ थी मेरे लिए, स्पेशली टू द कर्कलीज जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया कि इट वाज अ ग्रेट एफर्ट एंड द ग्रेट पार्टिसिपेशन इन द नोबल कॉज। तकरीब के रौनक में मजीद इजाफा करते हुए पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा, फिल्म और स्टेज के फनकार नूरुल हसन और मुमताज गुलकार नियामत ने शिरकत की। दोनों फनकारों ने अपने फन के जरिए न सिर्फ महफिल सजाई बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुब्बुल वतनी और खिदमत खालिक के जज्बे को भी सराहा। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, ब्रैडफोर्ड। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़रिए एहतमाम दोस्ती, अमन और खेलों के फ़रोग़ के लिए सिफारती फुटबॉल टूर्नामेंट डिप्लोमेटिक ट्रेवेंडा कप 2026 का इनेकाद किया गया। अमरीकी महकमा खारजा, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों और फुटबॉल साइकिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमान इशफाक मुगल की रिपोर्ट देखिए। अजरबैजान, कंबोडिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, मिस्र और चीन के सिफारती मिशंस की टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख और अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कोपर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। रिजवान शेख ने कहा कि खेल इंसानियत को अमन, दोस्ती और बाहमी एहतराम के जज्बे में जोड़ती है। पाकिस्तान सिफारतकारी में हमेशा मैदान जंग के बजाय खेल के मैदानों को तरजीह देगा। उनका कहना था कि ट्राइवोंडा सिर्फ एक फुटबॉल नहीं बल्कि पाकिस्तान की सनती महारत और आलमी खेलों में दरीना किरदार की अलामत और सबूत है। 2014 में हर फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में तैयार करदा फुटबॉल इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका की 250वीं सालगिरह और पाकिस्तान की आलमी खेलों की सनत में खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। सफीर पाकिस्तान का कहना था, ट्राइवोंडा पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा तोहफा है जो हमारी दरीना दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कोपर ने फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सराहा। पॉल कोपर ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का हर मैच पाकिस्तान में तैयार करदा ट्राइवोंडा फुटबॉल से खेला जाएगा। 2014 से हर फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी साख्ता फुटबॉल इस्तेमाल होने की रवायत बरकरार है। दुनिया भर के अरबों शायकीन एक ऐसी फुटबॉल देखेंगे जो पाकिस्तानी कारीगरों के हुनर से तैयार की गई है। ट्राइवोंडा इस बात की ताकतवर अलामत है कि कौमें अपनी बेहतरीन सलाहियतें यकजा करें तो गैर मामूली कामयाबियां हासिल होती हैं। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने फादर टीम को चैंपियनशिप ट्रॉफी और तमाम शुरा में इनामात तकसीम किए। सफीर पाकिस्तान ने अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कोपर को यादगारी तोहफे के तौर पर सरकारी ट्राइवोंडा फुटबॉल पेश की। तकरीब का इख्तिताम रवायती पाकिस्तानी बारबेक्यू, मुस्तनद पाकिस्तानी खानों और गर्म जोश मेहमान नवाजी के साथ हुआ। सफीर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के इनेकाद के ज़मन में अमरीकी महकमा खारजा, शरीक सिफारती मिशंस और यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, आए बैठे मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की वक़ार और खुददारी की खातिर तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात और बाहमी खिंचाव ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान की बका में ही हम सब की बका है। मुअज़्ज़िज़ ऐवान मुल्क की सलामती का ज़ामिन बनेगा। सियासत अलग मगर रियासत की तामीर और तरक्की सबका मुश्तरका मिशन होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दी जाने वाली हर कुर्बानी कम है। फैसले मकामी क़यादत और आवाम की भरपूर मुशावरत से किए जाएंगे। गवादर के रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेहाद नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है इसके पीछे खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। ड्यूरेंट लाइन पर जो हिफाजती बाड़ लगाई गई, मैं इसकी वजह से अगर एक बच्चा भी उसकी जान बचती है तो मैं समझता हूँ इस पर जो अरबों रुपये लगे वो बिल्कुल जायज़ लगे हैं। इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जो कि इनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है, ये सब इंतहाई लायक एहतराम है। मुअज़्ज़िज़ ऐवान एक घर की तरह है जिसमें चारों सूबों के अफराद यहाँ पर मुंतखब होकर आए। यहाँ पर हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को फरोग देना। बलूचिस्तान के आवाम की शेयर्स हैं, छुपा हुआ राज नहीं है, वो सबके सामने है। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है कि उनमें किन का हाथ है, खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। जनाब स्पीकर, ड्यूरेंट लाइन की आपने बात फरमाई, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए अगर वो लगाई गई वहाँ पर बाढ़, तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो एक बिल्कुल मुनासिब और सही कदम था। बिल्कुल आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म बानी पीटीआई से मुलाकात का कहते हैं, लेकिन शायद ये उनके बस की बात नहीं। अगर बानी से मिलने की इजाज़त नहीं तो हमें ईवान में बैठने का कोई हक नहीं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल का, मुल्क का एक लीडर जेल में है, इससे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। हुकूमत 5 साल में भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगी। माशी इस्तेकाम होगा तो मुल्क मजबूत होगा।
قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا اپوزیشن رکن ثناء اللہ مستیخیل سے مکالمہ، کہا خان صاحب آپ کا گھر ادھر ہے، واپس آ جائیں۔ ثناء اللہ مستیخیل سے میرا بھائیوں والا تعلق ہے۔ ثناء اللہ مستیخیل مجھے اشاروں میں بتاتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، ورنہ وہ ہماری طرف آ جاتے۔ میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے، بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ اشاروں میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی واپسی پر کی دعوت پر شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے میری شرافت کی وجہ سے واپسی کی دعوت دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستیخیل کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو، کہتے ہیں کسی وزارت کی لالچ نہیں، بانی PTI کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، فارم 47 کی حکومت جلد جانے والی ہے۔ کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو میاں صاحب کو پتہ ہے کہ میں 18 میں ذات جیت کے آیا، اگر میرے میں تمہ لالچ ہوتی وزارت کی مشارت کی تو میں عمران خان سے وزارت مانگتا، میرے میں تو وہ ہے نہیں۔ آج میں نے یہ جو رستہ چنا ہے، یہ میں نے خود چنا ہے، رستہ جو خون راکت ریا کراس کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو حکومت ہے میرے نزدیک یہ فارم 47 والے ہیں، ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، یہ ووٹ لے کے نہیں آئے، یہ جانے والے ہیں۔ حکومت کا نوجوانوں کے لیے 286 ارب روپے کے زرعی قرضوں کا اعلان، زراعت کی ترقی اور کسانوں کی معاونت کے لیے 125 ارب مختص۔ وزیر خزانہ نے پوسٹ بجٹ کانفرنس میں بتایا کہ زرعی قرضوں کی فراہمی میں سالانہ بنیادوں پر 15% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی زرعی فنانسنگ کا حجم 2 ٹریلین روپے کی حد عبور کر گیا۔ چھوٹے کسانوں کی مالی معاونت کے لیے جدید زرخیزی اسکیم متعارف کرا دی۔ اسکیم کے تحت چھوٹے کاشتکار بغیر کسی ضمانت اور گروی کے قرض حاصل کر سکیں گے۔ کاشتکاروں کو بینکوں سے براہ راست منسلک کرنا زرعی معیشت کی درست سمت میں بڑی پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت زرعی مشینری کی درآمد پر تمام ڈیوٹیز ختم کر دی گئیں۔ ٹریکٹرز اور ہارویسٹر سمیت جدید آلات پر کسٹمز اور ریگولیٹری ڈیوٹی اب صفر ہوگی۔ چین اور دیگر ممالک سے جدید ویلیو ایڈڈ مشینری کی درآمد اب مکمل طور پر ڈیوٹی فری ہے۔ پرائم منسٹر کی ایگریکلچر لون ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو یوتھ ہے، اس کا پورا جو حجم ہے وہ 262 ارب روپے ہے، 262 بلین روپیز۔ اس میں سے 125 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں زراعت کے لیے۔ جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے یہ تقریباً 15% بڑی ہے ایئر آن ایئر۔ اس فسکل ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کو زرخیزی اسکیم ہم کہہ رہے ہیں۔ جتنی ڈیوٹیز ہیں ایگریکلچر اور جو ہم اکوپمنٹ منگواتے ہیں، کمبائنڈ ہارویسٹرز آتے ہیں، اس میں ٹریکٹرز آتے ہیں، سینٹریفیوگل پمپس ہیں، ان سب چیزوں پہ کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اس بجٹ میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بجلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، نہ لوڈ شیڈنگ کم ہوگی، نہ بجلی کی قیمت، نہ دیگر اشیاء سستی ہوگی۔ حکومت کی شاہ خرچیوں کی کمی کے لیے مکمل مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ عوام کو غلط اعداد و شمار بتانے سے نالے درست نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے کل درست کہا، نون لیگ کی 3 سیٹیں ہیں۔ غریب کے لیے بجلی جو ہے نا بیگ سے باہر ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اس میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ سے مہنگائی کم ہوگی، نہ سے گیس کی پرائسز کم ہوگی، نہ بجلی کی پرائسز کم ہوگی، نہ لوڈ شیڈنگ اس سے کم ہوگا۔ کہ یہ شاہ خرچیاں جب تک خرچ کم نہیں ہوگی، جب اس کو پراپر مینجمنٹ نہیں کریں گے، جب اکانومی کو سٹیبلائز نہیں کریں گے، تو عوام کو غلط فگر دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اس پیپلز پارٹی نے درست کہا ہے کہ PMLN کے 3 سیٹس ہیں، یہ بھی ایسے ہی جیتے ہیں جس طرح انہوں نے کراچی کے میئرشپ کی الیکشن جیت چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا عوام سے ریلیف کا وعدہ معاشی ٹیم نے پورا کر دیا۔ تنکا کر کے عوامی ریلیف کے لیے گنجائش پیدا کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا آرٹ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں گفتگو، کہا شوگر انڈسٹری میں 60 ارب کی ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے مگر صنعتوں کا تعاون انتہائی کم ہے۔ مقدمات میں ملی بھگت کے باعث FBR کے کھربوں روپے منجمد ہے۔ سفارشی وکیلوں نے دوسری پارٹی سے مل کر ٹیکس کیسز کو طول دیا۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے اب ہر تحصیل سے مانیٹرنگ رپورٹ بھیجی جائے گی۔
ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत और पोस्टिंग ट्रांसफर के रिवाज को जड़ से उखाड़ दिया। अब किसी अफसर की तैनाती के लिए वज़रा की सिफारिशात काबिल कबूल नहीं होगी। ये पिछले 2 साल में बड़ी अनक्रेजी हुई है, ये ओवरनाइट गुंजाइश नहीं पैदा हुई। एंड वज़ीर आज़म साहब का बारहा ये वादा था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी मैं रिलीफ दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फोर्समेंट इंडस्ट्री के लेवल पे कि जहां पे लीकेज बहुत ज्यादा थी, शुगर इंडस्ट्री से आगाज किया गया। 60 बिलियन की एडिशनैलिटी है। एक तनख्वाहदार तबके वाला आदमी शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? लिटिगेशन के अंदर होता क्या था? सिफारिश पे वकील भर्ती हुए, उन्होंने कलूजन की, उन्होंने दूसरी पार्टी के वकील के साथ मिलकर तय कर दिया कि यार ये 6-7 साल। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। 12 लाख तक तनख्वाह वालों को बोझ में कमी महसूस होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असर कियानी ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तनख्वाहदार तबके सनतकार एक्सपोर्टर का बजट है। ये बजट कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपना घर बनाने वालों का बजट है। कराची से खैबर तक तमाम सनती मराकज़ के मखसूस मसाइल का जायजा लिया। सियालकोट के छोटे बरामद कुनिंदगान और बलूचिस्तान के ताजरों के मसाइल को बजट तजावीज़ में तरजीह दी जाएगी। बरामदी सनत के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने के इकदाम नागुज़ीर हैं। बरामद कुनिंदगान और सनतकारों के लिए सुपर टैक्स की शरह में वाज़ेह कमी का ऐलान किया गया। जिसकी तनख्वाह 12 लाख से 22 लाख तक की थी, उसका हमने रेट पिछले साल 15% से 11% कम किया था। हमने पिछले साल जब इससे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्पेस थी तो हमने पहली तरजीह इन स्लैब्स को दी थी। जो अपना घर स्कीम है जिसका जिक्र वज़ीर ख़जाना ने किया, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो आज प्लॉट खरीदना या घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिस्प के जरिए, अपना घर स्कीम के जरिए, और आपको बकिया यूथ प्रोग्राम्स में भी, यूथ स्कीम्स में भी इसका आंसर नज़र आएगा। बहुत सारे मेजर्स दिए गए हैं और इंशाल्लाह इसके असरात सारे हमारे बहन भाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान अमेरिका की सुलह जल्द हो जाएगी। अच्छी खबर 1-2 दिन में आएगी जहां पर चीज़ें तय होंगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इसमें साथ होंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में कुछ नहीं होने वाला। ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। पूरी दुनिया की मईशत ख़राब गुजर रही है, इस वजह से पूरा निज़ाम हिल गया, लेकिन हम फिर भी अच्छे तरीके से चल पड़े। फ्यूल हमने दाएं बाएं से इकट्ठा कर लिया। पता है कि तब 500 से ज़ायद का पेट्रोल हो जाना था अगर रेंज ना होता। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अपोजिशन लीडर ने इकबाल अफरीदी का मामला उठा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। इकबाल अफरीदी का मामला सबके सामने है। डीजी मीडिया के साथ उन्होंने बदतमीजी की, मैंने मेंटेन करना। सिक्योरिटी अमले के साथ उन्होंने बदतमीजी की। जुनेद अकबर और दीगर साथी अरकान के साथ उन्होंने बदतमीजी की। अगर मैं हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता तो मुझे इस सीट पर बैठने का हक नहीं है। साहब का जो मैंने किया वो आपके सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं जी। क्या एक सिपाही अहलकार उनके सामने बोल सकता है जिसको मारा गया? क्या जो यहाँ पे गेट नंबर 1 पे 2 लोगों को मारा गया हो सकता है? मेरा मतलब क्या यहाँ खड़े होके जुनेद अकबर को और सलीम दादा को जो गालम गलोच की गई, क्या वो भी मुनासिब था? मैंने डिसिप्लिन हाउस में मैंने रखना है। यहाँ डीजी को गालम गलोच की गई, मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं अपने MNAs और एम्प्लॉइज ऑफ नेशनल असेंबली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 28% और नू लीग ने 22% वोट हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 10 और मुस्लिम लीग नून ने 6 नशस्तें जीतीं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता थे। उन्होंने लिखा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अच्छी तरह जानते हैं कि आला मुस्लिम लीग की क़यादत ने इलेक्शन के बाद 72 घंटे के अंदर अज खुद रब्ता करके सदर जरदारी और इन्हें पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तस्लीम करते हुए हुकूमत साजी में हिमायत करने का इंदिया दे दिया था। नून लीग का मकसद गिलगित बल्तिस्तान को हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी सौदेबाजी से बचाना था। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुस्लिम लीग पर इल्ज़ाम तराशी या तौहीन अमेज़ रवैया अख्तियार करने का कोई जवाब था न है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल हुए, किसी भी हल्के से बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई और इंतखाबी अमल शफाफ रहा। सोशल मीडिया पर शकूक व शुबहात फैलाने की कोशिशें की गईं, ताहम हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। नताइज की तैयारी कानूनी तरीक़ाकार के तहत जारी है और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक तमाम मराहिल मुकम्मल किए जा रहे हैं। इतराज़ात की सूरत में उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त में दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। तमाम दरख्वास्तों पर मुकम्मल शफाफियत के साथ कार्रवाई की जाएगी। और बहुत बेहतरीन पुरअमन और अच्छा इलेक्शन हो गया। सो पूरी दुनिया ने देखा पुरअमन इलेक्शन हो गया और उसमें तमाम उनको कैंडिडेट को फॉर्म 45 प्रिंटेड और बाकायदा पर शुरू किया गया और बहुत से हल्कों में फॉर्म 47 भी कंप्लीट हो गया। तो इन द मीन वाइल 7 दिन मेरे पास है, तो इनको मैंने छानबीन करना है। तो मैं कुछ लोगों को मैंने देखा सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में भी कि थोड़ा शकूक शुबात पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है कि भाई इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा हो गया। आज तक पूरे जीबी में किसी ने कोई शिकायत नहीं हो गया, सबको 45 मिला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।